jungle. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं और हमने इसके बेसिस पे और क्वांटिलाइजेशन पे भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कूलम्ब्स लॉ पे करके चेक कर लेते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन आ रखा था नीट 2017 के अंदर, जो हमने कंपैरिजन किया था ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। तो इतना क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन differ slightly. ठीक है, one of them is minus electron, the other is bracket E plus del E bracket if the net of electrostatics force and gravitational force between two hydrogen atom at a distance d apart is 0. apart is 0. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द चेंज ऑफ अ प्रोटॉन ऑन अ इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, वन ऑफ देम इज ई का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाता है या मालूम है इलेक्ट्रॉन, द अदर इज ब्रैकेट ई प्लस डेल ई, यहाँ पे कह देता हूं मैं प्रोटॉन। ठीक है, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज 0। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने माइनस ई को क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिया, और ई प्लस डेल ई को क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया, बराबर। तो इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट इज 0 ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हमें ये चीज तो पता है, दोनों में कंपैरिजन करके चेक कर लेता हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ जी इक्वल टू क्या होता है 0। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, बराबर। जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, एफ ई इसको उधर भेजेंगे क्या होगा इक्वल टू जे। हमें ये चीज तो पता थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एटम एट अ डिस्टेंस, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके चेक करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है, ओके। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है डी, जो क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे ऐसे करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, मैं प्रोटॉन की बात करूं, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट ई प्लस डेल ई प्लस, यहाँ पे देखो क्या है माइनस का ई माइनस ई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर दो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन वापस। हाँ, हमने ये तो लिखा ही नहीं ना, अपार्ट 0 then del E is
ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। हमें डेल ही निकालना है। क्या निकालना है? डेल ही निकालना है। ओके, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ई प्लस डेल ई प्लस माइनस 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 से माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या? ये। तो हमको इसका ये सॉल्यूशन करना है, डेल ई हमें निकाल के चेक करना है। बराबर, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स क्या होता है, इसका फोर्सेस क्या होता है। बराबर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मास कैसा है? दोनों का इक्वल है, ठीक है। इसको Q1 चार्ज के नाम दे सकते हैं, इसको Q2 कह सकते हैं। तो मास क्या हुआ यहाँ पे? m हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m। बराबर, तो हमें इसकी वैल्यू को उठाना है। क्या उठाना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो G का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है? स्मॉल डी दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? D। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? D। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू, इसको मैंने क्या माना? इसको प्रोटॉन माना, एक को क्या माना? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मानूं इसको? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। इस Q को मैं क्या मान लूं? इस Q को, एक को K माइनस का E, ठीक है। और यहाँ पे इसकी Q2 को क्या मालूम मैं? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या मालूम है? एक को क्या मान लूं? E प्लस डेल ई अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू G m m, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, D से D कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास? क्या बचा अपने पास? ये वाला, ठीक है। क्या लिखूं मैं? K सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन इसका माइनस E मल्टीप्लाई, कैसे लिखोगे इसको? सोचो एक बार, सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है अभी इसका, और बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, तब तक इसका कैलकुलेशन करो। इसका ऑप्शन क्या रहेगा अपना? यहां पे लिख देता हूं A 10 माइनस 2 30 कूलम 3 कूलम, B क्या रहेगा इसका? 10 की पावर माइनस 37 कूलम, C 10 की पावर माइनस 47 कूलम, D क्या रहेगा इसका? 10 की पावर माइनस के 30 कूलम। अब सोचो इसके बारे में क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है इसके बारे में? सोचो क्या हो सकता है। हमारे पास Q1 है, Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था? इसका हाइड्रोजन के बारे में क्या निकाला था? डेल ई का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल ई, यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेल ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको, इसके बारे में क्या लिखेंगे? कि इसके बारे में क्या था अपना? हाइड्रोजन के पास एटम थे, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमने पहले क्या निकाल लिया? इसका एटम के बारे में ये चीज निकाल लिया, हाइड्रोजन के पास जो एटम है, ठीक है। तो Q1 के पास कितना था? डेल ई, और Q2 के पास डेल ई, बराबर। अपॉन में कुछ नहीं, अब D से D कट गया, बचा क्या यहाँ पे? G m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल ई क्या हो गया? डेल के E का स्क्वायर, K डेल ई का स्क्वायर, G m स्क्वायर, ओके, सही है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को? यहां से इस वैल्यू को उधर पुटअप करना है। K डेल ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? G m स्क्वायर अपॉन K, तो ये अंडर रूट उधर चला जाएगा। डेल ई इक्वल टू अंडर रूट G m स्क्वायर अपॉन K। आपको पता है G की वैल्यू कितनी होती है? G की वैल्यू कितनी होती है? G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 kg। m की वैल्यू कितनी होती है? m की वैल्यू बहुत ही सिंपल है, कितनी हो सकती है? m की वैल्यू कितनी हो सकती है? यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे m की वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और k की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख के लगभग आपका जैसे कैलकुलेशन करोगे, या आपका होमवर्क मान लो, ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन करना। और यहाँ पे आंसर अपना ये रहेगा, कहाँ गया वो? कैलकुलेशन करोगे तब D, ठीक है। कैसे? जैसे ही आप इसको पलटोगे, हमारे पास G की वैल्यू है, M की वैल्यू है, K की वैल्यू है, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा ये, ठीक है।
लगभग लगभग ये आंसर आएगा। जैसे आप इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमने पहले कर रखी थी, ठीक है, 9.9 इंटू 10 की पावर 9 टू समथिंग, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे अपना ये रहेगा, ठीक है। एक बार उतार लो इसको, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो वैल्यू लिख लेना मुझे, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। आराम से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इसके अंदर रखना, फॉर्मूले के अंदर इसका आंसर निकालना। आंसर निकल गया, ये सामने रहा अपना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिलाइजेशन, ठीक है ना, उसके बेसिस पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास ऐसे ऐसे, कुछ आप भी करते रहना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते रहे, कोई डाउट वगैरह निकालते रहना। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है अपना, एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड, एंड अपने पास क्या है, सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ। दोनों को क्या करवाया अपन ने, रफ करवाया, ठीक है, क्या करवाया, रफ करवाया। जो सिल्क के कपड़े के ऊपर जो चार्ज है अपना, वो कितना आया, -2 इंटू 10 की पावर 7 कूलम, ठीक है। इस फॉर्म ऑन सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब फाइंड क्या करना अपन को, फाइंड द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है, सिल्क क्लॉथ। अब देखो, हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब अमाउंट की बात आ गई है, फाइंड द अमाउंट, मतलब अपन को इंटीजर मतलब n निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट को अपन ने रफ किया, रफ करने के बाद जो एक के ऊपर जो चार्ज आया ये था, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया अपन को फाइंड क्या करना है, एक फॉर्मूले से एक डिजिट को फाइंड करना है। जैसे अपने पास फॉर्मूला था Q प्लस माइनस का n, ठीक है। तो यहाँ पे बात उसकी आ रही है, किसकी, n निकालने की। खुला कह रहा है, ये खुद कह रहा है अमाउंट ऑफ मास, ठीक है ना, ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ, ठीक है। जितना भी इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा अपना Q बराबर NE, ओके, ये फॉर्मूला रहेगा अपना। तो हमें पता है चार्ज कितना, ये रहा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, -7 कूलम इक्वल टू n इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके। अब बात किसकी करनी है अपन को, इसकी। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रहेगा अपना, -2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ पे कहोगे सर माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफर होने के बाद माइनस बन जाता है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो ऐसे भी कट रहा है, यहाँ पे भी कटेगा, ठीक है। तो पहले से अपन प्लस का करते हैं, इससे अच्छा तो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन अपने पास ही है, n इक्वल टू क्या रहेगा अपना, जैसे इसको कट करेंगे क्या रहेगा, 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर 19, ये रहेगा। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन ये लिख देते हैं, 1.25 इंटू 10 की पावर 12 प्लस के, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी डिजिट है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसको और भी सॉल्यूशन करके लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, 1.25 इंटू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं डिजिट को हटाऊंगा, पॉइंट को हटाऊंगा, क्या आएगा नीचे 100, ओके। इसका सॉल्यूशन और भी अच्छा हो जाएगा, क्या रहेगा, 125 अपॉन 100
मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब यहां से इसका सॉल्यूशन और भी अच्छा क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन इससे 4 और 5। ओके, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 10 अपॉन 4। ठीक है, अब जस्ट इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका जस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका डिवाइड करोगे तो इसका सॉल्यूशन जैसे इसमें इसका डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसका पॉइंट ऑफ आंसर निकाल लो। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा लास्ट इसका आंसर रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है, निकालना आंसर। लास्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, सोचो 2 मिनट कुछ पल के लिए आपने सोचिए क्या रहेगा। नजदीक पहुंच चुके अपन इसके, बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ क्या रहा, अच्छा हमने डायरेक्ट काट देना, अच्छा ठीक है। जब सामने लिखी हुई डिजिट तो कैसे कटेगी, सिंपल तरीका निकालना अपन को, तो ये हार्ड तरीका बता दिया। ठीक है, इससे इसको काट दो, इससे अच्छा तो ये बचेगा। ठीक है ना, 10 की पावर 10। ठीक है, ये इसके आंसर रहेगा क्या, n इक्वल टू ये रहेगा। ठीक है ना, ये अपना आंसर रह जाएगा इसका। कितने इलेक्ट्रॉन की बात हुई अपने, कितने अमाउंट की बात हुई, 1 to 5 इंटू 10 की पावर 10। ओके, ठीक है, पीछे इलेक्ट्रॉन लगा देना, कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात आ रही है नेक्स्ट टॉपिक की, एक बार उतार लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे और बहुत सारे क्वेश्चन है। अब बात आ रही है अपने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके थोड़े से हटके है। ठीक है, एज इट इज वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला। ठीक है, अब कर दो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब यह है कि जो भी अपन के पास 3D में दिखाई दे रहा है रहेगा तो एक्स एक्सिस पे ही, चार्ज रहेगा तो एक्स एक्सिस पे ही, लेकिन कहीं से बाहर निकलेगा, कहीं से अलग रहेगा, कहीं ना कहीं से 3D के अंदर दिखेगा अपन को। ठीक है, और वेक्टर की बात आ रही है जो अपने 11th में पढ़ रखा है, वही वेक्टर यहाँ पे काम आ रहा है वापस। अब बात आ रही है वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये देखिए समझिए इसको, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिसके अंदर 2 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, 2 चार्ज कहीं पे भी प्रेजेंट है, Q1 और Q2। ओके, ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। इसकी यहां से डिस्टेंस r मान लो, r1 मान लो। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस r2 मान लो, कहीं पे भी पड़ा है, हमें नहीं पता है कहां पे पड़ा है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अगर Q1 चार्ज Q2 चार्ज जिस जगह पे अपन को दिखाई दे रहे हैं, जिस डिस्टेंस अपन को दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। बराबर, पहले इसको ये समझना 3D में कैसे है। अगर यहाँ से चार्ज इस तरफ है तो ये कौन सी एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस हुई। यहाँ से चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, तो कौन सी एक्सिस हुई, वाई एक्सिस। अब 3D कहाँ दिखी अपन को 2D दिखी ना, एक्स और वाई। जब देखो इस चार्ज को मैं अगर थोड़ा सा बाहर लेके आऊँ इस तरफ, ठीक है, तो अपन को 3D दिखेगा। लेके आ रहा हूँ मैं बाहर, इस पॉइंट को, इस एक्सिस को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ बाहर की तरफ, तो यहाँ पे कोई चार्ज है, तो यहाँ से ये पे यहाँ पे भी कोई चार्ज है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हुआ, 3 चार्ज। तो इसको अपन कह सकते हैं जेड। ठीक है, तो हमने एक तरफ से बात कर ली, एक्स वाई और जेड की बात कर ली। ठीक है, ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूँ तो 0,0 की बात कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स पे तो क्या बात कर सकता हूँ, एक्स 0,0। ठीक है, y पे बात करूंगा तो 0,y,0। अब मैं z की बात करूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 0,0,z। ठीक है, तो इसकी बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्सेज की। किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्स की बात कर रहा हूँ कि यदि अगर Q2 क्या कर रहा है,
Q1 पे जो चार्ज लगा रहा है, Q1 पे चार्ज फोर्स लगा रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो Q2 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एरो को शो करते हैं जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी r वेक्टर आएगी, क्या आएगी, r वेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स या Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स, अगर ये फोर्स इसके, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इस तरफ, अगर जो जिसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लास्ट में लिखी जाती है वैल्यू, ठीक है, जिसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कहां लिखी जाएगी, पीछे की तरफ, जैसे Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, बराबर। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, कूलॉम ने क्या दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फॉर्मूला K Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर, ये पहले अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा हट के फॉर्मूला है, ठीक है, हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, ये पढ़ रखा है पहले 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अपन को पढ़ना है, कैसे, अगर मैं कहूं कि रीजन क्या है, Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, ओके, वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो अपन को दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं ये वैल्यू लिखूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है ना, परिणाम भी शो कर रहा है इसका, तो यहाँ पे आएगा वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वैल्यू R वेक्टर अपॉन R, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन मल्टीप्लाई बाई R क्यू, ठीक है, R वेक्टर, ये आ गया Q2 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं Q1 पर लगने वाला फोर्स की बात करूंगा कि Q2 Q1 पर भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा इसका, क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 पर लग रहा है 2 के कारण फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर, बराबर, हाँ या ना, सही है। तो अपन बात कर सकते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट की बात करेंगे, अपन क्या बात कर सकते हैं कि R21 एक की बात कर लेते हैं, Q1 प्लस इसकी बात करेंगे, इसका नेट परिणाम क्या रहेगा 0, जैसे ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, इसका नेट परिणाम क्या निकलता है, नेट फोर्सेस क्या निकलता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, माइनस में निकलता है, ठीक है, ये अपना इसका रिजल्ट रहेगा वेक्टर फॉर्म का, बराबर, हालांकि फोर्स माइनस में नहीं है, फोर्स कभी माइनस में कैसे आएगा, ठीक है, तो ये रहेगा, ओके। अब बात करते हैं इसकी कि यदि मैं इसी फॉर्मूले को इन दोनों की मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, F वेक्टर इक्वल टू, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, किसी का फोर्स किसी के ऊपर लग सकता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मोड के रूप में काम में लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसके बारे में कि जो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे ये K Q1 यहाँ पे लूंगा 21, ठीक है, Q2 अपॉन मोड क्या रहेगा R1 माइनस R2 मोड Q, ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर भी क्या रहेगा, इसी का जस्ट R1 माइनस R2, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर, या तो ये लिख लो या फिर मोड लगा के डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R21 है ना, 21 वेक्टर क्यूब R21 वेक्टर, ओके, ये अभी फॉर्मूला काम आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी समझ जाओगे आप, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लिखा हुआ है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वापस समझे इसको, क्या कह रहा हूं मैं कि एक सरफेस है जिसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, 3D के अंदर इसको पढ़ना है, जैसे दो से ज्यादा अपन को चार्जेस दिखाई दे, कहीं पे भी रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कह देते हैं कि इसकी बात नहीं करके दो चार्जेस की बात करें, कहीं पे भी रखा हो, दो या दो से ज्यादा भी चार्जेस कहीं पे भी रखा हो सकता है, ठीक है। तो 3D में कैसे बात करेंगे, इसकी बात करेंगे x एक्सिस के अनुसार, पहले चार्जेस की, फिर बात करते हैं y के अकॉर्डिंग, फिर बात करते हैं 3D के अंदर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे ही बाहर निकला तो ये z एक्सिस आ गया,
अब मैं बात करूं कि इसकी बात नहीं करके मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं कि जीरो से इस चार्जेस तक अपन को क्या पहुंचाना है, एक्स एक्सिस पहुंचानी है, मतलब एक्सिस कोई भी हो सकती है, यहां से यहां तक पहुंचाना। तो यहां पे भी कोई चार्ज है, यहां पे भी कोई चार्ज है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग हो गई अपनी, ठीक है, ये भी लाइन ज्वाइनिंग, ये भी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहां से भी क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग। तो हम 3D में इसकी बात कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अपन अच्छे से इसको कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। हमें पहले पहचान करनी है क्वेश्चन कहां से आया। हमें पता कैसे चलेगा कि कूलॉम के वेक्टर फॉर्म का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता करने की जरूरत है, सिर्फ हम रब कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है। कैसे बनता है देखो, हम आर वेक्टर भी निकालना है ना, सिर्फ आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे आर निकाला हमने 2 1 वेक्टर जो भी है, ठीक है। हमने जैसे 2 के ऊपर से फोर्स लगाया 1 के ऊपर, तो हमने कह दिया 2 के ऊपर से फोर्स लगाया 1 के ऊपर, तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर 2 ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। देखो वेक्टर फॉर्म हमने अभी 3D की बात की थी, ठीक है ना। 3D के अंदर हमने क्या था कोऑर्डिनेट भी थे, ठीक है, आई कैप वाई जे जो भी थे ना, उसके अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि आया कहां से कैसे आया, ठीक है। तो अब देखो क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस 2 कहां से आया, ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। जो फोर्स जिसके ऊपर लगा रहा है, जो फोर्स जिसके ऊपर लगा रहा है, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है जिसके ऊपर लगा रहा है, ये फोर्स है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अपन को नोट करना जरूरी है, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको सॉल्यूशन के लिए काम में ले सकते हैं। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ये सबसे आसान तरीका है निकालने का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन उस चार्जेस की, किस चार्जेस की बात कर, चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स on -2 कूलम ड्यू टू 4 कूलम। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पे कह सकते हैं एक सरफेस है जिसके अंदर एक P पॉइंट है, यहाँ पे क्या है Q पॉइंट है, बराबर। यहाँ पर -2 कूलम रखा हुआ चार्ज, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, बराबर, हाँ या ना। हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, अपन को इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, कहा किसके ऊपर, इसके ऊपर, और -2 कूलम किसके ऊपर निकालना है, -2 कूलम के ऊपर निकालना है। ये खुद कह रहा है किसके ऊपर निकालना है, -2 कूलम ड्यू टू 4 कूलम, ठीक है। दो चार्जेस दे रखे हैं, हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसकी वजह से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोच लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, फोर्सेस का, वेक्टर फॉर्म का, F2 की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन मोड R वेक्टर Q R वेक्टर, ओके। ये फॉर्मूला अपने पास, तो कैसे निकालेंगे, ये एक पॉइंट है अपने पास ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां से इसकी डिस्टेंस R1, यहां से इसकी डिस्टेंस R2, ठीक है। तो यहां से ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये खुला कह रहा है ऑन -2 कूलम, ठीक है। तो इसकी तरफ एरो, बराबर, ये निकालना अपन को 2 की वजह से 1 के ऊपर फोर्स, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, इसके पास कोई पॉइंटेज है, ठीक है, सोचिए एक बार, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी फास्ट। अच्छा, इसका मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, इसका मेंशन कर देते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 - 1, 4, 3, ठीक है। इसका दे रखा है 5 1 3, ये कोऑर्डिनेट दे रखा अपन को। अब निकालना अपन को, कैसे निकालेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो दे रखा है I K J के अनुसार सॉल्यूशन करेंगे। क्या दे रखा है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ -2 कूलम, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप, ओके। अब दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ
4 कूलम क्या दे रखा है इसके अंदर 5 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 3 k कैप। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन एज इट इज, मान लो ये फर्स्ट केस है ये सेकंड केस है बराबर, हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसके अनुसार लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को pv ऑफ -2 कूलम माइनस क्या दे रखा है pv ऑफ 4 कूलम। ओके, इसके अनुसार मैं यहां रखूं i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस माइनस की जगह माइनस। ओके, अब लिख रहा हूं मैं, खोल देता हूं मैं 5 i कैप, चलो लिख देते हैं। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले कैंसिल आउट, ठीक है। जैसे इसको खोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा माइनस के 4 i कैप, यहाँ पे कितना बचा 3k कैप प्लस का बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है 3j कैप। ओके, ये क्या रहा अपना पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हमने ये चीज निकाली अभी तक, सिर्फ ये सॉल्यूशन किया है। अब फॉर्मूले की बात आ रही है अपनी यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात कैसे आएगी अपने पास, हमें निकालना क्या है फिर से देखते हैं। हमें इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्सेज निकालना है, ठीक है। हम वहां सॉल्यूशन कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F21 वेक्टर फॉर k, ये Q1 क्या रहा अपना ये वाला -2 कूलम। अब यहाँ पे 4 कूलम, ठीक है, अपॉन, अब इसकी वैल्यू क्या रही अपने पास, इसकी वैल्यू रही अपने पास ये रहा एज इट इज, क्या रहा मोड -4 प्लस 3j क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या रहा वही रहा ब्रैकेट -4 i कैप प्लस 3j कैप। ओके, हम पहले इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। मोड को जैसे हटाएंगे, यहाँ पे क्या मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा अपना √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कैसे होगा इसका 16 प्लस 90, तो इसका होगा 25, यहाँ आंसर आएगा 5, ठीक है। इसके अनुसार जैसे मोड हटाएंगे इसके अनुसार अपन सॉल्यूशन कर देंगे, तो आंसर अपना क्या रहेगा सॉल्यूशन F वेक्टर के 2 कूलम 4 कूलम 5 का क्यूब मल्टीप्लाई -4 i प्लस 3j के, ठीक है। अब इसके अनुसार अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब सॉल्यूशन तो करना क्या, सब पूरा आंसर आने वाला है। अब लास्ट स्टेप बचा इसका, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 आएगा, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या रहेगा इसका k 8 अपॉन 25 F वेक्टर 21, ठीक है, ब्रैकेट -4i, सॉरी इसको माइनस को बाहर लेंगे तो यहाँ पर रहेगा -3j, ठीक है। ये इसका आंसर, इसको प्लस में बना देना, चेंज कर देना इसको, तो आंसर क्या रहेगा इसकी जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। देखो एक बार वापस समझते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन -2 कूलम ड्यू टू 4 कूलम, ठीक है। दो चार्ज है अपने पास, एक की वजह से दूसरे के ऊपर क्या निकालना है, दूसरे के ऊपर फोर्स निकालना अपन को, ठीक है। जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं, क्या दे रखा है इसका -2 कूलम का 1,4,3, ओके, और इसका क्या दे रखा है 4 कूलम का 5,1,3, ओके। तो यहाँ से अपने क्या निकला पोजीशन वेक्टर ऑफ -2 कूलम के लिए ये दे रखा था अपने, हमने वेक्टर का यूज किया, प्रॉपर्ली वेक्टर का यूज किया है, अदर कुछ नहीं किया है। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया पहले और ये वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने क्या निकाल लिया r निकाल लिया, r21, ठीक है। हमने पहले ही r निकाल लिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया अच्छा सा सॉल्यूशन मिल गया। हमें r की प्रॉब्लम नहीं मिली, हमने पहले ही इसका फॉर्मूला सेट कर रखा था कि हमें यहाँ पे r की जरूरत पड़ेगी, ओके, और r का सॉल्यूशन यहाँ से हमने निकाल लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ट्राई करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रब कर दो, छाप लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा था पहले,
क्या पढ़ रखा था फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी वेक्टर फॉर्म किया था तब वहां पे R स्क्वायर को किससे लिखा था, Q1 Q3 से, ठीक है ना, Q R क्यूब से लिखा था। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, मीडियम का सहारा लेते हैं, तो उसके अंदर जो भी चार्जेस का जो रोल होता है वो उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इधर उधर की, इधर उधर की मतलब अपने फिजिक्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस का चार्ज रखा, यहाँ पे प्लस का चार्ज रखा, ठीक है, नॉर्मल बात की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एयर की बात हो सकती है, एयर या वैक्यूम की बात हो सकती है। जब चार्ज एयर में हो या वैक्यूम में हो, बराबर। यहाँ पे बात कर सकता हूँ मैं जब चार्ज वाटर में हो, ठीक है, जब चार्ज पानी में रखा हुआ हो। यहाँ पे भी क्या है, प्लस का चार्ज है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस का चार्ज है, भरा हुआ क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज का क्या रोल है वो समझते हैं अपन, ठीक है। हम सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे किसी को। आप खुद सोच सकते हो कि इसके अंदर जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस दोनों के होते हैं, ठीक है ना। पानी के अंदर जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस दोनों के होते हैं। इसकी डिस्टेंस में क्या मान लूं, आर मान लूं, ठीक है। यहाँ का सिंपल सा फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव के हो, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव में हो और या तो एयर में रखे हो या वैक्यूम में रखे हुए हो, तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला निकलता है, कूलम्ब साहब ने बताया था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके अलावा आपने बताया था F इक्वल टू या तो ये लिखो या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं बार बार ये फॉर्मूला लेते चलूंगा जहां तक अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, जब किसी चार्ज को मीडियम में रखते हैं, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिकल मीडियम में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो इसकी डिस्टेंस क्या है, मैं R मान लूं, ओके। जैसे ही चार्ज की अपन बात करेंगे, सोचने वाली बात है कि जैसे ही चार्ज की अपन बात करेंगे तो H2 के ऊपर क्या है, प्लस और माइनस दोनों के आयंस है, तो यहाँ पे पूरे साइड में क्या हो जाएगा, माइनस के चार्ज आ जाएंगे। मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ज में क्या हो जाएगा, माइनस के, इसके चार्ज के ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग माइनस के चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इस चार्ज की बात करेंगे अपन, जैसे पूरे तरफ क्या हो जाएगा, माइनस के चार्ज हो जाएंगे, तो कुछ चार्ज यहां से अपनी जगह छोड़कर, ये जो प्लस का जो चार्ज है, ठीक है, Q1 की बात कर लेता हूं मैं, कुछ चार्ज यहां से जगह छोड़ के मोर देन चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लिमिट से ज्यादा चार्ज क्या रह जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इधर एक और चार्ज भी है, ठीक है, इधर एक और चार्ज भी है, मान लेते हैं इसकी वजह से ये चार्ज इधर आए, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हमने कितनी दी, R दी, बराबर। अब देखो इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, कितने फोर्स, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज इधर भाग रहा है और इस चार्ज की वजह से इधर क्या चार्ज आ गया, बहुत फुल चार्ज आ गया, ठीक है, माइनस के पूरे चार्ज आ गए, तो इसकी तरफ लग रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक ही चार्ज पर दो तरीके के फोर्सेज लग रहे हैं, तो मतलब इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से आयंस मौजूद है, प्लस और माइनस के, बराबर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर जो रिजल्ट मिल रहा है अपन को वो कैसा मिल रहा है, डिक्रीज की कंडीशन में मिल रहा है। जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो कंडीशन बता रही है वो डिक्रीज की कंडीशन में बता रही है, मतलब वो घटते हुए कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कम होने की कंडीशन पे बता रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला मोटा बातों से फॉर्मूला निकलता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट हमने बात की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन R, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है अपन को, ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिख देता हूं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होता है, R ग्रेटर देन 1, ओके। कहां पे ले सकते हैं इसको काम, इस फॉर्मूले में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर, वाटर में इसकी बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 81। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कहीं भी आ सकती है छोटी छोटी वैल्यू।
एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 81 कहाँ होती है? वाटर के अंदर, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस चार्ज मोर देन चार्ज इधर आने की वजह से, दो फोर्सेज लगने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? एप्सिलॉन आर इज डिक्रीज, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जाता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार छाप लो इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, हमने इस फॉर्मूले की बात की है, फॉर्मूला एज इट इज, इसको कंपेयर करके चेक कर लो भले क्या है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया क्या? ये कांस्टेंट वैल्यू आई डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की, ठीक है ना। छाप लो इसको। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नेट फोर्स से लगने वाला क्या है? डिक्रीज। नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर? डिक्रीज, ठीक है। लिख लेना लाइन। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स, ठीक है ना, डिक्रीज, ये बात कर सकते हो आप, ओके। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना, वो एक बार देख लेना। हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन AIPMT के अंदर आया हुआ है, AIPMT 2003 के अंदर। AIPMT नीट से पहले RPMT स्टेट PMT भी होती थी और ऑल इंडिया PMT भी होती थी। अब इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया? नीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन रहेगा हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है। तो अपन को निकालना क्या है? तो अपन को निकालना है यहां से कि व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द कूलम्ब फोर्स F बिटवीन द टू इज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले पर आ चुका है ये क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, डी से रहेगा। कैसे? खुला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ घूम रहा है? एक हाइड्रोजन न्यूक्लियर के एटम के बाहर की तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। तो अपने को निकालना क्या है? द कूलम्ब फोर्स F बिटवीन द टू। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है अपने पास? हाइड्रोजन एटम है, बराबर, जिसके अंदर क्या है? प्लस का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर, क्योंकि प्रोटॉन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? प्रोटॉन के पास प्लस इलेक्ट्रॉन तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन माइनस का घूम रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, माइनस का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाँ या ना। तो रेडियस की जो बात हुई है यहाँ से यहाँ तक की, बराबर, तो दोनों क्या है? एक ही लाइन पे चार्ज की। यही तो कंडीशन होती है कि दो चार्ज एक ही लाइन पे होंगे, ऐसा तो नहीं एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, नहीं ना।
तो हम बात कर सकते हैं प्रोटॉन के पास एक प्लस का इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर की तरफ जो राउंड लगा रहा है वो माइनस का इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कौन सा फोर्स, कूलम्ब फोर्स की। तो यहाँ पे खुला दे रखा है ना सॉल्यूशन के अंदर, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है सिर्फ। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर। तो रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे R, बराबर। यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई R। तो सिंपल सा क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन हो गया बस। तो यहाँ पे देखो इसको मान लूं मैं Q1 मान लूं, या फिर इसको मान लूं Q1, इसको मान लूं Q2, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और कुछ हो सकता है क्या वेक्टर फॉर्म में, हाँ। तो यहाँ पे हो सकता है R वेक्टर, ठीक है। F इक्वल टू क्या रहेगा, K Q1 क्या है माइनस का, तो मैं क्या दूं माइनस ई, यहाँ पे रहेगा प्लस का ई, ओके, अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा R वेक्टर, ओके। बहुत ही सिंपल है। देखो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, ये क्या सर यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करो, माइनस को बाहर फेंको। F इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे ई इंटू ई क्या हो गया, ई का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। अब आंसर क्या है यहाँ पे, कौन सा अपना ये वाला, तो सिंपल सा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड, ठीक है ना, द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एक अपने पास हाइड्रोजन एटम है, अपन हाइड्रोजन एटम की बात की, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात की माइन की बत्ती जली, माइन की बत्ती जलती है, अपन ने सोचा कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है न्यूट्रल है, बराबर। तो प्रोटॉन की जैसी बात है, प्लस का चार्ज, प्लस का इलेक्ट्रॉन आ गया, और अपन को ये भी पता है जो राउंड लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, माइनस का है, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R दे रखी है, हमने इनकी डिस्टेंस पता कर ली R है। तो हमने एक फोर्स काम में लिया, कौन सा, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स को जैसे काम में लिया तो बिटवीन द टू चार्जेस, ये अपना आंसर रहा, ओके। हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही कर लेंगे इसके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो करते रहिए। अगर आपको डाउट निकले हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट करेंगे।